हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजी हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रुम्पा दीदी, ओ रुम्पा दीदी, दरवाजा खोलो, तुम्हारे लिए संदेशा आया है। मन में कुछ बेचैनी सी थी, सुबह से कुछ भी भला नहीं लग रहा था। रुम्पा ने ये हकार सुनी, कोई उत्साह ना हुआ। क्या हुआ? सवाल पूछते हुए रुम्पा ने आंगन पार किया और दरवाजा खोल दिया। हवा तेज थी। गंगा किनारे की हवा में वैसे भी तुलसी होती है। अपने मन मिजाज की हवा कब बिगड़ जाए, कब संवर जाए, देव ना जाने। गंगाई हवा का मिजाज किसी स्त्री की तरह लगा उसे। आज हवा में एक सनसनीखेज खबर थी। वो सन्नाटे में डुबो गई रुम्पा को। शंकर लौट रहा है। शंकर राजा 7 पहाड़ पार कर सोनफूल लेने गया था, जो पूरे साल भर बाद अब लौट रहा है। चौखट पर ही धम से बैठ गई रुम्पा। क्या वह जीवित है? नहीं है तो रहे, जाए कहीं और। अब क्यों लौट रहा है? क्या करेगा लौटकर? क्या होगा उसका? अब जब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, उसके लिए कुछ भी तो नहीं बचा। शंकर, रुम्पा अब रो पड़ी। दोनों हाथों से बाल नोच लिए। सारे वाकियात से बेखबर धूप आंगन में उतर आई थी। नरम सी खबर देने वाली आवाजें लौट चुकी थी। चौकर तक पहुंचकर अमित दास ठिठक गया। उसके हाथ से राशन का सामान छूटकर रुम्पा के आगे बिखर गया था। रुम्पा की आंखों के आगे बीते दिन पसर गए। आज सुबह से ही रुम्पा इतरा रही थी। कैसा अनोखा पति मिला है। रात को बिना कहानी सुने सोता नहीं। रुम्पा है कि पीहर से कहानियों का पिटारा लेकर आई है। शंकर को रोज कहानी सुनना है। रुम्पा किस्से किस्तों में सुनाती है। रोमांचक मोड़ पर कहानी और रुम्पा शंकर का प्रणय एक साथ पहुंचते हैं और कल फिर से वादा लेकर खत्म होते। शादी के पहले महीने की रातें शायद ऐसी ही होती हैं। रुम्पा ने कई बार सोचा। रुम्पा की सबसे प्रिय कहानी थी एक थी रानी। उसने प्रण किया कि राजा को तभी अपनी देह छूने देगी जब वो उसके लिए 7 पहाड़ पार करके सोन शिखर के सोन फूल ला देगा और जिसे अपने हाथों से उसके जूड़े में लगाएगा। राजा पहले बातें टालता रहा, मनुहार करता रहा, प्रणय की प्रेम की दुहाई देता रहा। रानी ना मानी सो ना मानी, मान किए बैठी रही। एक घोड़े, एक सैनिक, ये तीर कमान तलवारें किस काम की, जो प्रेमिका की मांग पूरी न करवा सके। धिक है धिक, अब तो हम देह को हाथ न लगाने देंगे। हमारी देह चाहिए तो हमारे मन की सुनो। सुनो कि मन क्या मांगता है। पहले मेरे मन को जीतो मेरे राजा, फिर मेरी देह तुम्हारी। मन के मार्ग से देह तक पहुंचो, जाओ सोन फूल लाओ। राजा तो रानी की काया की माया में उलझ उलझ में मियाँ उठा। रानी की देह से उठते सोले उसे चैन नहीं लेने देते। रानी थी कि अगिया बैताल बनी हुई थी। राजा को आखिर हार माननी पड़ी। लाव लश्कर लेकर कूच कर गया सोन शिखर की ओर। रानी बैठ गई महल के झरोके पर, निगाहें रास्ते पर अटक गई। फिर क्या हुआ? क्या राजा स्वर्ण फुलाया? ऐसी जीत क्यों? सब कुछ तो था रानी के पास, फिर ऐसी मुश्किल मांग क्यों? शंकर थोड़ा असहज था। कई सवाल दाग दिए। रुम्पा ने कहानी यहीं रोक दी, बाकी कल सुनाएंगे। अभी राजा रास्ते में है, उसे 7 पहाड़ पार करने हैं, उसे काम करने दो, अभी नहीं। शंकर फुसफुसाया। उंगलियां घाटियों की तरफ रेंग रही थी। रुम्पा ने उन्हें दबोच लिया। सुनो, कल से तुम बीड़ी फैक्ट्री नहीं जाओगे। बीड़ी बनाने और गिनने का काम बंद। तुम मछुआरे हो, अपना पुराना खानदानी काम फिर से शुरू करो। गंगा में जाओ, मछलियां बेचेंगे हम, अच्छी कमाई होएगी। तुम लाओगे, मैं बेचूंगी। घर घर घूम के या मोहन दाहाय ढाबे वाले, उनसे सौदा सुलूक कर लेंगे। न बीड़ी बनाओगे, न पियोगे, न कलेजा धोकेगा। इससे हमारा संसार नहीं चलेगा। रुम्पा ने फरमान जारी कर दिया। नई नवेली दुल्हन का चेहरा गुस्से और बेचारगी में और सिंदूरी हो उठा था। शंकर ने उसकी तरफ नेह से देखा और रात की स्मृतियां कौंध गई। रुम्पा को तंबाकू की गंध से उल्टी सी आती है और नहीं चाहती कि शंकर बीड़ी का धंधा करे। हमें तो मछली मारने का अभ्यास रहा नहीं। पूरा जांगीपुर बीड़ी बनाने के धंधे में लगा हुआ है। यही हमें रोजी रोटी देवे है। कैसे छोड़ दें इसे? एक दिन में कोई दूसरा काम नहीं शुरू हो सकता है। शंकर ने उसे प्यार से समझाया। नहीं छोड़ेगा तो मरेगा, माननी पड़ेगी मेरी बात। रुम्पा शंकर की कोई दलील सुनने को तैयार नहीं हुई। कैसे होती? विदा होकर आते ही उसने यहाँ जो नज़ारा देखा, उसने उसे हिलाकर रख दिया था। जिसको देखो वही खांस रहा है, खून की उल्टियाँ कर रहा है। पट्टीदारी के मयूख बाबू अस्पताल दौड़ते दौड़ते तबाह हुए जा रहे हैं।
न टीबी ठीक हो रही है, न बीड़ी बनाना छूट रहा है। आंगन में, गली में, सड़क पर जहां देखो वहीं तेंदुपत्ते के ढेर, तंबाकू की गंध भरी हुई। देख बहू, बीड़ी तो तुझे भी बनानी होगी, न बनाएगी तो कहां से खाएगी। शंकर ने साफ साफ रुंपा को बोल दिया। काहे, तुम जो हो खिलाने के लिए, जो लाओगे रुखा सूखा खा लेंगे, जन मजूरी कर लेंगे, फिर भी बीड़ी जितने पैसे ना कमा पाएगी। मुझे पैसे की नहीं, तेरी जान की चिंता है। रुंपा के चेहरे पर रेखाएं और गहरी हो गई, पर वो दृढ़ संकल्प थी। वो तय करके आई थी, चाहे जो हो जाए, तंबाकू गंध से पति के दामन को छुड़ाकर ही दम लेगी। कुछ नहीं होता रे, एक मयूखदा को देखकर तेरी ये हालत हुई है, और किसी को देखा है, सब मजे में काम कर रहे हैं। रहने दे, फालतू काट मत कर रे। शंकर झल्ला उठा। तुम्हें मालूम है कि जब शादी की बात उठी थी तब मैंने पूछा था कि लड़की को बीड़ी बनानी आती है। तेरे घर वाले ने बताया कि आती है, तब मैं शादी के लिए तैयार हुआ। देख मयूखदा की यहाँ भौजी भी बनाती हैं, बच्चे भी लगे पड़े हैं, उनके यहाँ आमदनी भी ज्यादा है। तू कमाएगी तो अपने घर की हालत भी सुधर जाएगी ना। राजा रानी को समझाता रहा, और रानी अपनी जीत पर अड़ी थी। राजा को जाना ही होगा। राजा जानता था अगर रानी की बात नहीं मानी तो रात को उसके साथ क्या होने वाला है। इतनी सुंदर रानी पाकर निहाल शंकर रात को कला नहीं चाहता था। एक रात ही तो थी दोनों के बीच, जो सुनहरे फूलों की बातें करती थी, जहां तंबाकू की गंध पसीने की गंध को मार देती थी। चूल्हे के धुएं से तपी हुई देह की सारी आग इसके हिस्से आती थी। वो 7 पार लांग आता था। राजा ने हार मान ली। रुंपा बड़े उत्साह से जाल का इंतजाम करने में जुट गई। नाव के लिए तरुणदा से बात करनी पड़ेगी। जहांगीरपुर में सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी मछली पकड़ने में तरुणदा का जवाब नहीं। हिलसा 400 रुपए किलो बिकती है और तरुणदा माला माल होकर लौटते हैं। रुंपा को लगा जैसे बीड़ी के बंडल पर सोन मछली पसर गई है। बहुत मोटी मछलियां उसके जाल में फंसने मरने को आतुर थी। मीठे जल की मछलियां छोटे मछुआरों के जाल में फंसती तो हैं, लेकिन नदी में गहरे छकाती भी खूब हैं। मती मारी गई थी रुंपा की। शंकर उसके आगे झुक गया। उसे हिलसा, रोहू, सिंघी सारी मछली सोन मछली की तरह दिखने लगी थी। किसी तरह जुगाड़ करके नाव, पतवार और जाल लेकर शंकर रवाना हो गया। गंगा किनारे उसे विदा करने रुंपा गई। दूर तक टाटा का विदा ज्ञान चलता रहा। वो खुश थी कि पति पर उसका रौब चला और वो अब मोहल्ले वासियों के सामने अपनी नाक ऊंची करके बात कर सकती है। दिन भर रुंपा की ठिठोली चलती रीना दास और नजमा आपा के साथ। टोकरी में तेंदुपत्ता और तंबाकू भर कर वे बैठती, बोरा बिछाकर। गंगा किनारे बसा धुलियान गांव के एक चंद झोपड़े दोपहर में गुलजार हो जाते थे। चहल पहल शुरू हो जाती थी। गंगा किनारे बरगद की घनी छाया के नीचे बने चबूतरे पर जमी लड़कियां स्त्रियों में होड़ सी रहती थी। गाय, भैंसे और लड़के पानी में छप छप करते और उनकी हम उम्र लड़कियां उन्हें तरसती निगाहों से देखती, आपस में कुछ बात करती और ठठाकर हंस पड़ती थी। ये धुलियान की इस बस्ती का रोज का रूटीन था। रुंपा ने देखा था धुलियान की दोपहरें कैसे गंधाती थी। कीचड़ और सड़ी हुई मछलियों की गंध पर हावी रहती थी। तंबाकू की यो गंध जो स्त्रियों की उंगलियों में दबी रहती थी। चटर पटर बीड़ी बनाती हुई लड़कियां इस बात से मस्त रहा करती थी कि जितने अधिक बंडल बनाएंगी उतने दाम मिलेंगे। इन सब में अकेले रुंपा क्रोशिया लेकर बैठने लगी। सफेद मोटे धागे से थाली का कवर बुनना था। पट्टीदारी में बैना वाली थरिये ढककर भेजने से प्रतिष्ठा बनती है। उसके मायके में तो खुली थरिये किसी ने नहीं भेजी थी। यहाँ मोटी चाल के लोग हैं। रुंपा ने सोचा। उंगलियां थकने लगी थी। 3-4 दिनों में ही शंकर ने मछलियों का ढेर रुंपा के सामने उलेझना शुरू कर दिया। मोहन दाते मछली का भाव लगाते और ले जाते। कुछ अपने लिए रोज पकाने के लिए रख लेती। ये सोचकर रुंपा थोड़ा अकड़ जाती कि उसके यहाँ रोज मछली का सालन बनता है। 3 दिन पानी मछली से जूझने के बाद शंकर को आराम का मन हुआ। अब नहीं जाऊंगा। क्यों? बस यूं ही। शंकर थोड़ा शरारती हो रहा था। आज कथा पूरा कर दो ना। नहीं, दिन में ही, रात में पक्का। मालिश भी कर दूंगी। जाओ, आलस ना करो। नहीं जाता, क्या कर लेगी तू? जा। सुन, आज तू भी साथ चल। मौसम भी देख कैसा कैसा तो हो रहा है। मैं क्या करूंगी जाके? तू हो आ, ज्यादा दूर ना जाना। 1 या 2 बार में जो हाथ लगे आज के लिए वही काफी है।
मोहनदा को मना कर देंगे कि आज खाली है। रुम्पा जिद पर अड़ी थी। शंकर ने सोचा बेकार है इसे माथापच्ची, चल बेटा निकल ले, नहीं तो आज की रात काली समझ ले। रात सोचकर ही उसकी देह सुसुरा गई। चल बेटा बिष्टी को भी देख लेंगे, जल्दी लौट कर क्या करना है, क्या करोगे। गंगा किनारे की ठंडी हवाएं, आकाश के रंग भी हल्का बदला हुआ सा। शंकर को अद्धा पौआ का ख्याल आया, आज जरूर ही घर लेके आएंगे, रानी को भी चखाएगा। माल्टा का रंग तो लाल होता है, पी लेगी, नहीं मना करेगी। सोचते सोचते नाव किनारे से दूर चली गई। शंकर की हल्की आवाज हवा में गुम हो गई। रुम्पा किनारे पर वैसे ही खड़ी मुक्का दिखाती हुई वो खुश थी कि जबरदस्ती भेजा और शंकर को जाना पड़ा। शंकर ओझल हुआ तो वो पलटी। हवा की तेज लहर उसे हिला गई, डगमगाई। जल्दी से कीचड़ में गड़े हुए बांस को पकड़ा। पीन पयोधर दुबरी गता वाली रुम्पा हवा का तेज झोंका भी कैसे सहती। वो जानती थी अपनी शक्ति को, इसीलिए लड़खड़ाते हुए सबसे पहला सहारा पकड़ा। सामने जो दिखा, गंगा के तेवर कुछ ठीक नहीं दिखे। बादल गहराने लगे थे, हवा तेज हो गई थी। गंगा का पानी इतनी तेज तो कभी नहीं बहता था। जब से आई है गंगा को अपनी ही तरह शांतिचित देखा है। हाँ, नजमा आपा जरूर एक दिन बता रही थी कि गंगा का मिजाज बिगड़ जाए तो तबाह कर देती है, बच के रहना पड़ता है। रुम्पा ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था, उसे तो अपनी नई नई गृहस्थी बसानी और बचानी थी। रुम्पा ने आकाश की ओर देखा और कांप गई। ई का तेज हवा बदन को चुभ रही थी, पानी में हिलोर उठ रहा था। हहराई हुई गंगा को देखकर वो चीख पड़ी, नजमा आपा शंकर को रुकवाइए, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। झोपड़े के बाहर बैठी नजमा आपा तक चीख पहुंची। सारी उंगलियां एक साथ थम गई। तूफान तेज तेज और तेज। रुम्पा को किसी तरह सारे मिलकर घर ले गए। दिन भर गली में तूफान का कहर चलता रहा। पहली बार इतनी तेज हवा देखी है, या खुदा रहम बरपा। नजमा आपा की आवाज कांप रही थी। रुम्पा सिसक पड़ी, आपा लौट आएगा ना शंकर, लौट आएगा, चिंता ना कर। तूफान इधर आया था ना, तब तक वो आगे निकल गया होगा। होता रहता है, लोग लौट आते हैं, तू फिक्र मत कर। लेकिन जब मौसम खराब होता दिखे तो गंगा में उतरना नहीं चाहिए। तूने जाने क्यों दिया। रुम्पा क्या जवाब देती, उसने ही तो जिद करके भेजा था। शंकर जाना कहाँ चाह रहा था, उसने तो संकेत भी किया था, कहाँ समझ पाई। वो गंगा किनारे वाली जो नहीं थी, पोखरे में छोटी छोटी मछलियां पकड़ते, सहेलियों के साथ छपाक छपाक करते बचपन कटा, और ब्याह लायक कब हो गई पता ही नहीं चला। मछली की गंध उसे फूलों से भी ज्यादा पसंद थी। अरगनी पर मछली सुखाना उसका प्रिय काम था। उसे याद आया, भुट्टो दाई अक्सर मछलियां अगरनी से तोड़कर ले जाया करती थी, सबकी नजर चुरा कर। एक दिन ये पकड़ा, भुट्टो दाई चोरनी, जंगल नाचे मोरनी। चोरनी बोलती है, जा तुझे मछली ही काटेगी, मरेगी तू, मेरा शराप है श्राप। तिल मिलाती हुई भुट्टो दाई चली गई। रुम्पा उनको मुंह चढ़ाती रही। दूर खड़ी माँ ने सारा देखा और चिंतित हो गई। सारा गांव जानता था कि भुट्टो दाई क्या है, कुपित हो जाए तो, लेकिन ये मछली काटे, क्या शराप, क्या किया इस लड़की ने। रुम्पा रुम्पा सांझ हो गई, चल दिया जला, शंकर आता ही होगा, सरसों पीस ले, झोर बनाना होगा ना। रीना दास खड़ी थी बीड़ी का बंडल लिए, बाजार में मुंशी के हवाले करने जाना था उन्हें। मैं आती हूँ, तू चिंता ना कर। तूफान गया, लेकिन नजमा आपा की झोपड़ी में पानी घुस आया है, सब पानी निकालने में लगे हैं। रुपा झटके से उठी और बिना किसी को कुछ बताए सीधे भागी। रीना चिल्लाई, नंग धड़ंग ननकू पीछे भागा, भौजी रुको, कहाँ जा रही हो। गंगा शांत थी, राजा का कहीं पता नहीं और रानी बेहाल थी। देर रात तक गंगा की मटमैली सतह पर रुम्पा की करुण पुकार तैरती रही। अंधेरा कुछ ज्यादा ही घना था। ढिबरी की रोशनी देर तक कांपती रही। शंकर ना आया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 महीने। धुलियान बस्ती में एक ही चीख थी जो सबके दिल को दहला रही थी। उसकी खुशियों को मछली ने ही डंक मार दिया था। 1 साल होने को आए, सबने मान लिया कि शंकर को गंगा ने ले लिया। तूफान में फंसकर अक्सर मछुआरे डूब जाते हैं, कभी लौट कर नहीं आते। कोई ही बच पाता है, भाग्य का बलि। शंकर उनमें से नहीं निकला। रुम्पा बज्जर की हो चुकी थी। घर वाले किशनगंज लिवाने आए। वो शंकर का घर छोड़ने को तैयार नहीं हुई। काम धाम करना आता नहीं था। घर वाले सहानुभूति देकर लौट गए। एक दिन नजमा आपा ने तेंदुपत्ता और तंबाकू की टोकरी पकड़ा दी
और रुम्पा उस इलाके में सबसे ज्यादा बीड़ी बनाने वाली महिला बन गई। बीड़ी इकट्ठा करने वाला कान्हा बीड़ी फैक्ट्री का मुंशी अनिल दास भौचक्का रहता कि कैसे बना लेती है, औरत है या मशीन। अकेली गंगा किनारे बैठकर पानी की तरफ देखती हुई उंगलियां बीड़ी लपेटती जाती हैं, जैसे गंगा को अगौर रही हो। जाएंगी कहाँ? रीना दास, नजमा आपा, सोमा दीदी सब देख देख ठंडी आहें भरती। अब उन्होंने आश्वासन देना बंद कर दिया था। शायद उन्हें पता हो कि आश्वासन कई बार जग पर मरहम की तरह नहीं, उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। और एक दिन अमित दास ने सबको चौंका दिया। रुम्पा बीड़ी आंगन में बनाने लगी थी। एक साल बाद जब वो मुस्कुराई तो नजमा आपा समेत सबके सीने पर रखा पत्थर हटा। शंकर उसकी यादों से जा चुका था और अमित दास यादों की दहलीज पार कर मन के आंगन में प्रवेश कर चुके थे। नई गृहस्थी शुरू हुई और दोनों खुश थे। इन्हें देख देख कर पूरी गली खुश थी। चलो किसी का घर फिर से बस गया। अमित दास ने रुम्पा को सहकारी बैंक से लोन दिलवाया और पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए जमीन तैयार कर दी। चूजे बस आने वाले थे। वो सुबह अमित राशन लेने गया था। रुम्पा ने उठते ही राशन की मौखिक लिस्ट सुना दी। आज सरसों वाली आलू की तरकारी बनाना, भात के साथ आता हूँ। अमित ने हौले से उसका गाल थपथपाया, उसी से पैसे लिए और मंडी की तरफ निकल गया। रुम्पा लाज से भर उठी। अमित उसे बच्चों की तरह कई बार लेता है, खेलता है, जैसे कि इससे हंसी की हिलोर उठेगी। एक बार फिर उसे हंसाता हुआ गया। जब लौटा तो दुनिया बदल चुकी थी। रुम्पा गहरे सदमे में जा चुकी थी और बाहर सारे गली वाले खुसर पुसुर में लगे थे। सबके चेहरे पर एक ही सवाल, जिसे अमित समझ रहा था और जिसका उत्तर रुम्पा के पास था। भीखन दास ने बताया कि शंकर आ रहा है। गांव के तूफान में फंसकर नाव बहती हुई पद्मा नदी में जा गिरी थी। वहां इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वहां साल भर सजा काटने के बाद शंकर समेत कई भारतीय मछुआरों को बांग्लादेश सरकार ने रिहा कर दिया था। पद्मा गंगा ही तो है जो स्त्री की तरह दूसरे देश में जाकर नाम बदल लेती है। वे भूल गए थे कि गंगा कभी कभी अपना पाठ भी बदल लेती है। जल्दी ही शंकर घर लौट आएगा। चल पड़ा है। अमित ने बिसूरती हुई रुम्पा को दोनों हाथ से पकड़कर ऊपर उठाया। चेहरा आंसुओं से लथपथ आंगन में रखी खाट पर बिठा दिया। रुम्पा को लगा इन बाहों में कितना भरोसा, कितनी उम्मीद, कितनी सांत्वना भरी हुई है। इन बाहों में दैहिक उत्तेजना का ताप नहीं है। ये कुछ मांगती नहीं, देती है। क्या ये हाथ आखिरी बार उसे छू रहे हैं? ये अंतिम भरोसा, अंतिम उम्मीद, अंतिम सांत्वना है। अमित की आवाज कपकपा रही है। तुम क्या करोगी रुम्पा? छोड़ दोगी हमें? वापस शंकर के पास जाओगी? नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अब मैं हूँ तुम्हारा साथी, तुम हो मेरी सब कुछ। हाँ मैं जानती हूँ तुमने मेरा साथ तब साथ दिया था जब मैं दसों दिशाओं से हार चुकी थी। अंतहीन इंतजार के लिए अकेली टूटी झोपड़ी में तंबाकू की नशीली गंध के साथ छोड़ दी गई थी। नहीं, मैं कोई एहसान नहीं जता रहा। हे प्रभु, बस मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि हमें 2 बच्चे पैदा करने थे, जल्दी जल्दी एक साथ। याद है तुम जुड़वा केला लाई थी? मैंने पूछा तो तुम शर्मा गई थी और मेरी मोटी बुद्धि में बाद में घुसा कि ओह ये बात है। तुम्हारी मनसा में भाग गया था। अब क्या करोगे तुम? मैं रोकूंगा तुम्हें एक बार, उसके बाद जो तुम चाहो। मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊँगा। तुम स्वतंत्र हो, लेकिन मैं नहीं भूल पाऊंगा तुम्हें, जी नहीं पाऊंगा। क्या करूंगा पता नहीं। शायद यहाँ से दूर, बहुत दूर चला जाऊं। बस तुम खुश रहना। शंकर को फिर से गंगा में नाव लेकर न जाने देना। गंगा का माता फिर गया तो नहीं, मैं रोऊंगा नहीं। कोई एहसान ना मानना। तुम जब टूट गई थी मैंने सहेज लिया, बस और क्या किया। मेरी जगह कोई भी तुम्हें इतना ही प्यार करता। तुमने मेरा इतना ख्याल रखा कि कभी शंकर को याद कर मेरे सामने रोई नहीं। मैं सोचता था कि दुख तो तुम्हें होता होगा, फिर कैसे सादा दुख को। शायद ये स्त्री का सबसे बड़ा गुण है। एक दुख भीतर जीते हुए बाहर एक सुख का संधान स्त्री ही कर सकती है। तुमने महसूस नहीं होने दिया कि तुम दुब्याही हो। आहा, तुम दुख उठाने के लिए नहीं बनी हो। जब पहली बार तुम्हें देखा था, याद है? तुम बीड़ी की टोकरी लिए बाजार की तरफ जाने के बजाय गंगा के पानी में घुसी जा रही थी। मैंने पुकारा था, तुम पलटी थी और मैं वहीं ठहर गया था। लौट नहीं पाया कभी उस घाट से। नजमा आपा शुरू से चाहती थी कि मैं तुमसे मिलूं। शायद उनके दिमाग में कोई बात रही होगी। वे भी थी मेरे पीछे। रीना दास कैसे भड़की थी,
शादी फिर पहले का पता नहीं, जीता है या मर गया कैसे करेगी। नहीं नहीं, ये अनर्थ ना करने दूंगी। गंगा के तूफान में फंसे कोई बचा है का? नजमा आपा चिल्लाई थी। मैं भी कोई हड़बड़ी में नहीं था, मैं इंतजार करता किया भी। तुम जानती हो मेरी विधवा माँ कैसे चिल्लाई थी तुम पर। मेरा बेटा ही मिला था तुझे फांसने के लिए, अपने मायके क्यों नहीं चली गई? धुलियान में क्यों पड़ी है? कुंवारे ही मिले, किसी रडुए को पकड़ती, मैं खोज देती हूँ, तू छोड़ दे मेरे बेटे को। माँ चिल्ला रही थी। नजमा आपा उनसे भिड़ गई थी। तुम अविचल खड़ी थी, मुझे लगा कि तुम कहीं बदल न जाओ, पर तुमने मेरी तरफ देखा, मैं याचक था, तुम समझी और फिर सारे विरोधों से बेपरवाह हम एक हो गए। तुम कौन सी आसान थी, मुझे कितना भगाया अपने पीछे पीछे। बीड़ी की टोकरी भर भर कर दरवाजे के पास रख देती या नजमा आपा से कहलवा देती जैसे मैं कोई शेर हूँ, खा जाता तुम्हें। मैं हंसता था, देखो तो शंकर की बहू कैसे बचती है हमसे। वो तो हमने भी हार ना मानी। तुम अगर ताँत की साड़ी सी मजबूत थी तो मैं महाढीठ, हार मानता तो तुम ना मिलती। वो तो राजू दा के साथ टीबी अस्पताल में हम दोनों ना रहते तो 2 दिन तक एक साथ तो तुम ठीक से कहाँ जान पाती हमें। राजू दा को एडमिट कराने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी। ननकू भागा भागा आया और मैं बीड़ी की बोरी वैसे ही पटक कर भागा। तब पहली बार तुम मेरे कामकाज पर चिचियाती रही, मैं सुनता रहा, मुग्ध होता रहा। देव का विधान था ना ये सब। जब तुम यात्रा नाटक से बाहर निकल आई, वन देवी जैसी दिख रही थी जो अपने भक्त के नासमझ बेटे को बचाने जंगल में उतर आई हो। तुम्हारा चेहरा भी वन देवी जैसा हो गया था, याद है? ढिबिया बुझाकर तुम चुपके से कई रातों को चुपचाप सोती रही, हम सिर्फ बातें करते रहे, तुम्हारे बचपन की, परिवार की, सपनों की, बच्चों की, शहर की, गांव की। ना तुमने हाथ बढ़ाया ना मैंने। संकोच की दीवार देर से टूटी। मैं चाहता तो जिद करता, तुम शायद मान भी जाती, लेकिन मैं चाहता था कि तुम पहल करो, जब मन हो तुम आओ, और तुम आई। आकाश को मेघ की तरह ढकती हुई बुहार कर ले गई सारे अवसाद। आज भी मैं तुम्हें देह की तरह नहीं, मन की तरह देखता हूँ। एक मन जो दूसरे मन तक बेधड़क पहुँचता है बिना किसी दीवार को पार किए। ए मन पर मन का भरोसा है, तुम चली भी जाओगी तो क्या अपना मन ले जा पाओगी? जाओगी तो एक बात जरूर पूछूंगा, तुम्हारे शरीर में दया है या नहीं? रुम्पा की देह पिघल रही है, ठोस से द्रव की तरफ कुछ छूट रहा है। एक भरोसा, उम्मीद, सांत्वना और झूम झूम कर तरबतर करता हुआ प्रेम। क्या ये छूटने वाले हैं? कोई आवाज दे रहा है उसे। गंगा के उस पार से गंगा की सतह पर तैर रही हैं आवाजें। रानी, स्वर्ण फूल ले आया हूँ, 7 पहाड़ पार कर गया, भीषण कष्ट झेला, अब तो कथा पूरी करो। क्या कथा का राजा सचमुच फूल ले आया था? उसे क्या क्या कष्ट हुआ था? क्या उसे भी मेरी तरह बंदी बनना पड़ा था? उसे भी पीटा गया था, वो भी रानी से दूर रोता रहा, ये सोचकर कि शायद ही कभी मिलना हो और अपने नाम का टूह लाल सिंदूर देख सकेगा। बताओ ना, तुम तो सब जानती हो, तुम उस कथा में हो, रानी हो। तुमने मुझे राजा बनाया, मैं तुम्हारा राजा लौट रहा हूँ। तुम्हें रात का अपना वादा भी पूरा करना है। अरे ये क्या, काहे री नलनी तू कुम्हलानी, रो रही हो? रोगी तो ये फूल कुम्हला जाएंगे। ए रानी के हंसने पर खिलते हैं, गाओ ना। छोड़ो, चलो हम बीड़ी और मछली दोनों की दुनिया से दूर चलते हैं। बहुत काम है दुनिया में, वही करेंगे जिससे तुम खुश रहो। उठो तो। ओह अच्छा, तभी तुम चुप हो, जैसे उस दिन गंगा थी। मेरे बर्बाद होने से पहले खामोश, एक खामोशी जिंदगियां बर्बाद करती हैं। उस दिन न तुम समझ सकी थी न मैं। आज मैं कुछ कुछ समझ रहा हूँ, पर मैं तुम्हें सुनकर जाऊंगा। शंकर की आंखें गुस्से से लाल हो रही हैं। गुस्से में अमित को घूर रहा है, जैसे पूछ रहा हो, तुम्हें मेरी ही बीवी मिली थी ब्याहने को? धुलियान में लड़कियों की कमी थी क्या? मैं मरा तो नहीं था ना? सबने कैसे मान लिया कि मैं मर गया? अगर मर भी गया होता तो क्या इतनी जल्दी है सब? ओफ, दूर हो जाओ, मैं अब आ गया हूँ। नहीं नहीं, रुम्पा की चेतना जा रही थी, वो बड़बड़ा रही थी। उसकी माँ की आवाज कान में गूंज रही थी। कहा था ना, भुट्टो दाई से मत उलझ। देखा, मछली ने ही काटा तुझे, कहीं का ना छोड़ा। भुट्टो दाई चीख रही है, मरेगी तू, देखना, चोरनी कहती है मुझे। शंकर कह रहा था, आज जाने का मन नहीं है,
मछली मारने का अभ्यास नहीं रे, ना होगा हमसे। बीड़ी पाल रही है ना पूरी धुलियान बस्ती को, हम भी पल जाएंगे। काहे को जिद कर रही है, चल जल्दी आता हूँ। रात का वादा याद रखना, कोई बहाना नहीं चलेगा। नाव चली जा रही है। छप छप चप चप पानी की बूंदे रुम्पा के चेहरे पर। पतवार उठाकर पानी फेंका शंकर ने। रुम्पा को होश आया। अमित उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था, शायद उसकी ध्वनियाँ सुन रहा था। नजमा आपा संज्ञा शून्य है, लेकिन रीना दास की आंखें चमक रही हैं और कुछ बोल रही है। गली की औरतें, बच्चों की भीड़ लगी है। शांति साहा और रीना की आवाजें। शंकर का पहला हक है, वो ले जाएगा इसे, छोड़ना भी नहीं चाहिए। पहला पति है, तलाक भी नहीं हुआ, कानून भी उसके साथ होगा। अमित दास का हक नहीं बनता, कुचले दे के अमित को मना लेंगे। आखिर दोनों रहते तो शंकर की झुग्गी में। शंकर तो अपने घर ही आएगा ना, कहाँ जाएगा? जाना तो अमित को पड़ेगा। ठीक है, उसने संभाला, साथ दिया, ब्याह भी कर लिया, तो क्या अब हक भी जताएगा? ये तो ठीक बात ना हुई। शंकर तो हम ही लोगों से पूछेगा ना। 1 साल भी न संभाल पाए आप लोग मेरी बहू को। ब्याह दिया ना, बोझ लग रही थी तो डुबा देते गंगा में। ये क्या किया दीदी, क्या किया? ना ना, मैं शंकर का सामना ना कर पाऊंगी। क्या मुंह दिखाऊंगी उसे? मैं तो कह दूंगी कि मेरा कोई हाथ नहीं। नजमा आपा से पूछो, ओ ही पूरे गांव को समझाती फिर रही थी। चुप हो जा, तुझे शंकर की पड़ी है। 1 साल कम होता है क्या? नजमा आपा दहाड़ी। अमित ने मुसीबत में सहारा दिया था, तब कहाँ था शंकर? मैं दोबारा इसकी गृहस्थी नहीं उजड़ने दूंगी, चाहे जो हो जाए। रीना मुंह बिचका रही है। कानाफूसी की आवाजें की जोड़ी आंखें उसे घूर रही हैं। अमित दास की बूढ़ी माँ निरीह सी पूरे कुनबे के स्वर में करा उठी। रुम्पा ने अमित की तरफ देखा। अमित की सूखी नजर चौखट पर लगी थी। धीरे धीरे रुम्पा का हाथ छूट रहा था। रुम्पा हौले से कराही। दर्द के ढेरों सितारे टूट कर बिखरे। सजी हुई आंखें चमक रही थी। उसने अमित का हाथ कसकर पकड़ लिया। दिसंबर की वो दोपहरी रोज की तरह नहीं थी। हल्की ठंड से बचने के लिए सारी औरतें, लड़कियां फिर बोरा बिछाकर गंगा किनारे बीड़ी बनाने बैठ गई। नजमा आपा और रीना दास को इंतजार था रुम्पा का, जो अमित को काम पर भेजकर उनके साथ बैठकर कुछ सिलाई बिनाई करेगी। आज देर हुई। सोनी, ओ सोनी, जा रुम्पा को बुला ला। नजमा आपा ने आवाज लगाई। सोनी वापस आई, साथ में सनसनीखेज खबर भी लाई। उसे लगा सुनते ही हंगामा मच जाएगा। रुम्पा अमित का घर खाली था, सारा सामान वैसे ही पड़ा था। गंगा शांत दिख रही थी। सूरज की मुलायम रोशनी में पानी की सतह चमचमा रही थी, जैसे किरणें सूरज से होती ही गंगा की आत्मा में पैठ रही हों और गंगा उसकी आभा में स्नेह स्वप्नमग्न। 2 पानी पक्षी कहीं से उड़ते हुए आए। किर 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 करते हुए पानी में चोंच मारा। पानी और सूरज दोनों लेकर उड़ गए। गंगा को छूकर आती ठंड हवा में ठंडक थी। नजमा आपा ने दुशाला ठीक से सिर पर ओढ़ा, लंबी सांस ली। वे कुछ बुदबुदा रही थी। फी अमान अल्लाह, ये रीना की समझ से परे था। वो इतना ही समझी कि गंगा ने अपना पाठ बदल लिया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।